सो नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं स्लाइडिंग मोशन ऑफ ए ब्लॉक ऑन इंक्लाइन प्लेन। ये आप एनएलएम और काइनेमेटिक्स दोनों में देख चुके हैं। उसी को एक बार पॉइंट हम वापस डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम रोलिंग मोशन कंसीडर नहीं कर रहे हैं, अभी हम कौन सा मोशन कंसीडर कर रहे हैं, स्लाइडिंग मोशन कंसीडर कर रहे हैं। तो हमने कंसीडर किया कि जो इंक्लाइन प्लेन आपको गिवन है इसका हाइट है h और ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर है और एक ब्लॉक है जो इनिशियली रेस्ट कंडीशन में रखा हुआ है और इसका मास m है। हमें देखना है कि जब ये ग्राउंड पर पहुंचेगा तो ग्राउंड पर पहुंचने पर इसका स्पीड कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन कितना लगेगा और टाइम कितना कंज्यूम होगा। ये तीनों क्वांटिटी हमें कैलकुलेट करनी है। क्लियर? तो अगर एक्सेलरेशन की बात की जाए तो यहाँ पर जो फैक्टर है एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा ग्रेविटी। ठीक है, तो ये आ गया जी। ठीक, सो इन डायरेक्शन ऑफ इंक्लाइन ग्रेविटी कितना लगेगा, जी साइन थीटा। क्लियर? तो एक्सेलरेशन, स्लाइडिंग एक्सेलरेशन आप लिख सकते हैं, वैल्यू बनेगा जी साइन थीटा। एक्सेलरेशन इन स्लाइडिंग। क्लियर? हाँ, इस बात का ध्यान रखना, हमने यहाँ पे फ्रिक्शन अभी जीरो कंसीडर किया है, फ्रिक्शन यहाँ पर नहीं है। सेकेंड, हमें कैलकुलेट करना है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कैलकुलेट की जा सकती है, देखो टाइम हमें नहीं पता है, या तो हम यूज करें v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, वहां से हमें वेलोसिटी मिल जाएगा, या एनर्जी कंजर्वेशन से भी अप्लाई किया जा सकता है। दोनों प्रोसीजर यहाँ पे बनते हैं। एक्सेलरेशन हमें पता है इसलिए आप यूज कर सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, लेकिन जो बेसिक मेथड बनता है वो बनता है एनर्जी कंजर्वेशन। सो एनर्जी कंजर्वेशन यानी जब ऑब्जेक्ट आपका टॉप पे रखा है तो इसका स्पीड तो जीरो है, लेकिन हाइट के कारण एक पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा जिसको आप रिप्रेजेंट करेंगे mgh से। जैसे ये पॉइंट सरफेस तक पहुंचेगा, ब्लॉक सरफेस तक पहुंचेगा तो हाइट तो हो जाएगा जीरो, यानी पोटेंशियल एनर्जी जीरो, और इसको एक स्पीड मिलेगी, यानी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। और यहाँ से आप v का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो वैल्यू ऑफ v इज √2gh। और ये कौन सी वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी इन स्लाइडिंग आपने कंसीडर किया, कैलकुलेट हुआ। अगर आप v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2s यूज करते हैं तो वहां से भी आपको सेम ही रिजल्ट मिलेगा। सेकंड कैलकुलेट किया vs। थर्ड हमें कैलकुलेट करना है टाइम। थर्ड क्या कैलकुलेट करना है, टाइम। तो टाइम कैलकुलेट करने के लिए आप इक्वेशन यूज कर सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। स्लाइडिंग स्पीड इनिशियल जीरो गिवन है, vs आपने कैलकुलेट किया, as आपने कैलकुलेट किया, जो t का वैल्यू बनेगा vs बाय as, बिकॉज us तो जीरो है, इनिशियली पार्टिकल किस पर है, रेस्ट कंडीशन में है। ठीक, वेलोसिटी कितनी है, सो t इज इक्वल टू वेलोसिटी स्लाइडिंग में आपने कैलकुलेट किया √2gh एंड एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया है g साइन थीटा। तो टाइम ड्यूरिंग स्लाइडिंग हमें मिला 2h बाई जी इन अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 1 बाय साइन थीटा, यानी इसको आप ts इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2h बाई जी, इस फॉर्मेट में याद रख सकते हैं। ठीक है, और ये आप एनएलएम में और काइनेमेटिक्स में कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हमें ये देखना है कि अगर बॉडी रोल करती हुई इंक्लाइन प्लेन पर आ रही है तो तीनों क्वांटिटी में क्या चेंज आएगा। मतलब अभी भी हमें ये देखना है कि अगर हम किसी रिजिड बॉडी को टॉप ऑफ द इंक्लाइन प्लेन इनिशियली रेस्ट से रिलीज कर दें, तो रिलीज करने के बाद जब बॉडी ग्राउंड पे पहुंचेगी तो ये रोटेट करती हुई पहुंचेगी, यानी इसके पास ओमेगा होगा, एक VCM होगा। ठीक है, तो वेलोसिटी कितना रहेगा, टाइम कितना लगेगा, यानी टाइम इन रोलिंग, वेलोसिटी इन रोलिंग एंड एक्सेलरेशन इन रोलिंग, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक बात। तो फर्स्ट हम अप्लाई कर रहे हैं एनर्जी कंजर्वेशन। सो फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन, जब पार्टिकल आपका रिजिड बॉडी आपका बिल्कुल टॉप पॉइंट पे रखा है तो वो रेस्ट कंडीशन में रखा है। ठीक, तो इसके पास कोई भी काइनेटिक एनर्जी कंपोनेंट नहीं है, बिकॉज ये अगर रेस्ट कंडीशन में है, रोटेट भी नहीं कर रहा, तो ये काइनेटिक एनर्जी जीरो। लेकिन इसके पास हाइट है
और हाइट होने के कारण पोटेंशियल एनर्जी आपको बनेगा, इसका वैल्यू आप लिखेंगे mgh। जब ये ग्राउंड पे पहुंचेगा तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में, और रोल करता हुआ अगर ये आ रहा है, बिकॉज हम बात कर रहे हैं रोलिंग की, तो अगर ये रोल करता हुआ आ रहा है तो इसके पास दो कंपोनेंट मिलेंगे एनर्जी के। फर्स्ट कंपोनेंट रहेगा ट्रांसलेटरी कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट रहेगा रोटेटरी कंपोनेंट। तो ट्रांसलेटरी कंपोनेंट से वैल्यू मिलेगा हाफ Vm स्क्वायर, रोटेटरी कंपोनेंट से वैल्यू रहेगा हाफ I ओमेगा स्क्वायर। और हमें सोल्व क्या करना है, V सोल्व करना है। तो V सोल्व करने के लिए हमें ओमेगा को कन्वर्ट करना पड़ेगा और I को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो mgh इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ I को लिखा जा सकता है mk स्क्वायर, एंड V इज इक्वल टू r ओमेगा, वहां से आप यूज करेंगे। सो ओमेगा इज इक्वल टू V बाई आर, सो V बाई आर होल स्क्वायर। क्लियर? So mgh is equal to half mv square plus, देखो half mv square मल्टीप्लाई में k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। So mgh is equal to half mv square 1 plus k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, मास हो जाएगा कैंसिल आउट, ये 2 का फैक्टर जाएगा इधर 2gh, और ये जो 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर डिवाइड में ये वैल्यू मिलेगा v स्क्वायर का, और आपको क्या चाहिए v। तो v का वैल्यू यहाँ पे रहेगा v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। और ये जो वेलोसिटी आपने कैलकुलेट किया है ड्यूरिंग रोलिंग कैलकुलेट किया है, यानी अगर बॉडी रोल करती हुई नीचे आ रही है इंक्लाइन प्लेन पे, तो वेलोसिटी आपको मिलेगा अंडर रूट 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। और रूट 2gh आपने क्या सोल्व किया था, वेलोसिटी इन स्लाइडिंग, तो इसको लिखा जा सकता है v रोलिंग इज इक्वल टू v स्लाइडिंग डिवाइड बाई अंडर रूट 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। कभी कभी ये रिजल्ट हमारे काम में आ जाता है जब आपको स्लाइडिंग और रोलिंग कंपोनेंट्स को रिलेट करना होता है। अभी हमारे पास फॉर्मूला बना है 2gh 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इन अंडर रूट, जहां पर h आपके इंक्लाइन प्लेन की हाइट है, इंक्लाइन प्लेन की हाइट है। क्या वेलोसिटी की डिपेंडेंसी थीटा पर आ रही है? वेलोसिटी की डिपेंडेंसी थीटा पर नहीं है, ना स्लाइडिंग वाली वेलोसिटी की डिपेंडेंसी थी, ना रोलिंग वेलोसिटी की डिपेंडेंसी है। इसका मतलब अगर हम कभी वाटर पार्क में जाते हैं तो वाटर पार्क में सेम ही हाइट पे अलग अलग स्लाइड्स होती हैं, किसी का स्लोप ज़्यादा हो सकता है, किसी का स्लोप कम हो सकता है, ठीक बात। तो थीटा पर वेलोसिटी कोई डिपेंडेंसी नहीं आती। अगर आप एच हाइट पर है, मान लीजिए 100 मीटर पर है या 10 मीटर पर है, 20 मीटर पर है, तो 20 मीटर पर आप डिफरेंट स्लाइड पर अगर जाते हैं तो जब आप पानी तक पहुंचोगे तो हर केस में आपका स्पीड सेम ही मिलेगा, बिकॉज स्लाइडिंग स्पीड का भी थीटा पे कोई डिपेंडेंसी नहीं आता और रोलिंग स्पीड का भी थीटा पे कोई डिपेंडेंसी नहीं आता। तो वेलोसिटी ऑफ रोलिंग आपने कैलकुलेट किया, वैल्यू रूट 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इन अंडर रूट, और के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ये बॉडी के शेप पे डिपेंड करता है। ऑब्वियस बात है कि ये बॉडी के मास पर, रेडियस पर डिपेंड नहीं करता है, बिकॉज डिपेंडेंसी किस पर आ रही है, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर पर आ रही है। तो स्फीयर आप कितने ही मास के गुड़का दो, ठीक है, यानी रोल करा दो इंक्लाइन प्लेन पे, हर स्फीयर के पहुंचने का टाइम सेम ही रहेगा, ठीक। सेकंड हमें कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन सॉल्व करने के लिए हम यूज कर सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a s। ये बिल्कुल बेसिक रिलेशन है हमारे पास, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। अब यहाँ पर एक टर्म आ रहा है हमारे पास s को किस तरीके से रिलेट किया जाए? अगर हम इस सरफेस सेपरेशन को, मतलब इस पॉइंट से यहाँ तक के सेपरेशन को s से कंसीडर करें, तो क्या s और h को रिलेट किया जा सकता है? देखो s की दो कंपोनेंट कर दिए गए, s कोस थीटा और s साइन थीटा, यानी यहाँ से लिखा जा सकता है h इज इक्वल टू s साइन थीटा, एज h इज इक्वल टू s साइन थीटा। ये हम डायग्राम से लिख सकते हैं। वेलोसिटी आपने कितना कैलकुलेट किया है? वेलोसिटी आपने कैलकुलेट किया है 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, स्क्वायर है इसलिए अंडर रूट आपने हटा दिया, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस 2a
एस। क्लियर? और एच को क्या पुट किया जा सकता है? एच को हम पुट कर सकते हैं एच साइन थीटा। सो 2GS साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है? 2 एंड S ये कैंसिल आउट हो जाएगा और एक्सेलरेशन आपको मिला है G साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन का वैल्यू G साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। और ये जो एक्सेलरेशन आपने कैलकुलेट किया है कौन से मोशन के लिए सॉल्व किया है? रोलिंग के लिए। सो ए रोलिंग इज इक्वल टू G साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड वेलोसिटी जो आपने कैलकुलेट किया है दैट इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, क्या यहाँ पर G साइन थीटा को आप ए स्लाइडिंग रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बिकॉज कभी अगर आपको रिजल्ट इक्वेट करने हो तो या कंपेयर करने हो तो ए स्लाइडिंग डिवाइड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर से आप ए रोलिंग को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट कर लिया। थर्ड हमें क्या सॉल्व करना है? थर्ड हमें कैलकुलेट करना है टाइम। सो थर्ड कैलकुलेट करना है टाइम। टाइम के लिए आप बिल्कुल बेसिक इक्वेशन यूज कर रहे हैं, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी और सब जगह क्या आ जाएगा? वी आर वी आर वी आर ए आर एंड टी आर। सो टी आर इज इक्वल टू वी आर डिवाइड बाय ए आर बिकॉज यू आर कितना रहेगा? यू आर 0 रहेगा। वी आर का वैल्यू पुट करो √2GH अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इन अंडर रूट। ए आर का वैल्यू पुट करो G साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करो। तो टी आर इज इक्वल टू G, यहाँ पर 1 पावर में, यहाँ पर हाफ पावर में है तो वैल्यू रहेगा 2H बाई जी, ठीक, मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर डिवाइड साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 3। अब स्लाइडिंग में टाइम आपने कैलकुलेट किया था 1 अपॉन साइन थीटा अंडर रूट 2H बाई जी, यानी 2H बाई जी और साइन थीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? TS को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से लिखा जा सकता है TR इज इक्वल टू TS मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इन अंडर रूट। ठीक है, तो आपने वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला सॉल्व किया, एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला सॉल्व किया और टाइम के लिए भी आपने फॉर्मूला सॉल्व कर लिया। फॉर्मूले को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो वेलोसिटी इन रोलिंग इज इक्वल टू VS डिवाइड बाय अंडर रूट 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर है। ठीक है, एक्सेलरेशन आपने कैलकुलेट किया तो वैल्यू आ गया AS अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर है और टाइम आपने कैलकुलेट किया तो वैल्यू आपको मिला TS मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब इन तीनों फॉर्मूलेस को अगर आप ध्यान से देखें तो हमें समझ में आएगा कि अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए टाइम, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आपको डिफरेंट मिलेगा। ठीक बात, जैसे अगर मैं वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहा हूँ, वेलोसिटी मैंने कैलकुलेट किया एक बार डिस्क के लिए, एक बार रिंग के लिए, एक बार स्फीयर के लिए, तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर पे डिपेंडेंसी आती है। तो जिस ऑब्जेक्ट का के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ज़्यादा होगा, जिस ऑब्जेक्ट का के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ज़्यादा होगा, जिससे ज़्यादा किसके लिए? रिंग के लिए। तो अगर के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ज़्यादा है तो ऑब्वियस बात है कि डिनोमिनेटर फैक्टर ज़्यादा मिलेगा। डिनोमिनेटर फैक्टर ज़्यादा मिलेगा तो VH डिवाइड बाई बड़ा वैल्यू आपको VR कम मिलेगा, यानी जिसके लिए के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर मैक्सिमम होगा उसका स्पीड कम होगा। स्पीड कम होने का मतलब है कि ऑब्वियस बात है कि एक्सेलरेशन भी कम होगा। दिख रहा है? अगेन के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का वैल्यू अगर ग्रेटर है तो एक्सेलरेशन कम मिलेगा और अगर एक्सेलरेशन कम है, वेलोसिटी कम है तो सेम स्लोप कवर करने में जो टाइम लगेगा वो ज़्यादा आना चाहिए। तो ये हमें क्वेश्चन समझ में आ रहा है। देखो इक्वेशन में देखो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का वैल्यू अगर ग्रेटर होगा तो ऑब्वियस बात है कि टाइम भी ग्रेटर मिलेगा। इसके उल्टा रिजल्ट, अगर के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का वैल्यू कम है, जैसे सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5, तो जिसके लिए के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कम है उसका स्पीड ज़्यादा मिलेगा ग्राउंड पे पहुंचने पर। स्पीड ज़्यादा है इसका मतलब एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगा, तभी तो V इज इक्वल टू U प्लस AT से स्पीड बड़ी होगी। तो स्पीड ज़्यादा, एक्सेलरेशन ज़्यादा और टाइम, अगर स्पीड ज़्यादा है तो सेम इंक्लिनेशन कवर करने में टाइम
कम लगेगा। तो दो केस यहाँ पे बनते हैं, एक बनता है थीटा के साथ, दो बनता है के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर के साथ। तो जिसके लिए के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर मैक्सिमम है, तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर मैक्सिमम जिस ऑब्जेक्ट के लिए है, तो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या मिलेगी, कम मिलेगी, यानी जो वेलोसिटी बनेगी वो मिनिमम आएगी, एक्सेलरेशन मिनिमम आएगा और टाइम मैक्सिमम आएगा। हम अलग अलग ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बात कर रहे हैं कि मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट आपने एक साथ रिलीज कर दिए, एक रिंग रिलीज किया, एक डिस्क रिलीज किया। तो रिंग के लिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का वैल्यू 1 है और डिस्क के लिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का वैल्यू हाफ है। तो जिसके लिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर ज़्यादा है उसका ग्राउंड पे पहुंचने पर स्पीड कम होगा, एक्सेलरेशन कम होगा और टाइम ज़्यादा लगेगा। कब? व्हेन रीचेज एट ग्राउंड। और ये इंक्लाइन प्लेन आपने मान लीजिए कंसीडर कर लिया कि थीटा एंगल पे कोई इंक्लाइन प्लेन है, हाइट है h, डिस्टेंस है s और अलग अलग ऑब्जेक्ट को आप रिलीज करते जा रहे हैं। सेकंड, तो मिनिमम के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर है, तो अगर के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर मिनिमम है तो ऑब्वियस बात है कि जो वेलोसिटी बनेगा वो मैक्सिमम बनेगा, एक्सेलरेशन मैक्सिमम रहेगा और टाइम वो मिनिमम आएगा। क्योंकि अगर एक्सेलरेशन ज़्यादा है तो ऑब्वियस बात है स्पीड ज़्यादा होगी और स्पीड अगर ज़्यादा है तो सेम डिस्टेंस कवर करने में कम टाइम लगेगा। ये भी सेम केस बनता है। तो आपको कंपैरिजन वाले न्यूमेरिकल्स यहाँ पे मिलते हैं कि अलग अलग ऑब्जेक्ट को कंपेयर करना होता है। आपको ये आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन पहले पहुंचेगा, कौन बाद में पहुंचेगा, किसका एक्सेलरेशन ज़्यादा, किसका एक्सेलरेशन कम, किसको ज़्यादा टाइम लगा, किसको कम टाइम लगा, किसकी स्पीड ज़्यादा है, किसकी स्पीड कम है, किसकी स्पीड बीच में है। ठीक है, तो इस तरीके कंपैरिजन बेस्ड न्यूमेरिकल आपको मिलते हैं जो डायरेक्टली आप इन फॉर्मूलेज को यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है इंक्लिनेशन पे कि अगर आपको अलग अलग इंक्लिनेशन गिवन है और रिजिड बॉडी ऑफ मास m रोल्स डाउन डिफरेंट इंक्लाइन प्लेन। अब पहले वाले केस में तो आपने क्या किया था, डिफरेंट रिजिड बॉडीज को रोटेट कराया था। तो यहां जो रिजिड बॉडी आपने ली थी वो कैसी ली थी, डिफरेंट बॉडीज, डिफरेंट रिजिड बॉडीज। क्योंकि डिफरेंट रिजिड बॉडीज इसलिए है क्योंकि इंक्लिनेशन सेम है। तो अलग अलग ऑब्जेक्ट को आपने रिलीज किया, एक बार रिंग को, फिर डिस्क को, फिर सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर, सॉलिड सिलेंडर, होलो सिलेंडर। लेकिन जो सेकंड केस है उसमें हम कंपेयर ये कर रहे हैं कि अगर सेम बॉडी को, सेम रिजिड बॉडी को अलग अलग इंक्लिनेशन पर रिलीज किया जाए तो क्या कंडीशन बनेगी, तो क्या कंडीशन बनेगी। तो इसके लिए हमारे फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट है। पहली बात ये बताएं कि θ1 ग्रेटर है या θ2 ग्रेटर है या θ3 ग्रेटर है, तीनों को हमें कंपेयर करना है। तो मैक्सिमम एंगल कौन सा है, θ1। तो θ1 ग्रेटेस्ट है और θ3 मिनिमम है। सेकेंड नंबर पे हमें कंपेयर करना है वेलोसिटी को, और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बना था, वेलोसिटी का फॉर्मूला था 2gh/1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। क्या इसमें थीटा का कोई कंपोनेंट आया था, नहीं आया था। इसका मतलब किसी भी इंक्लिनेशन पे ऑब्जेक्ट को रिलीज कर दिया जाए, ग्राउंड पर पहुंचने पर स्पीड सेम, वेलोसिटी सेम रहेगा अगर h सेम है। अगर h सेम है तो थीटा की कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर इसके बाद आपने कैलकुलेट किया था एक्सेलरेशन, वैल्यू मिला था g sin θ/1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो थीटा, तो जिसके लिए थीटा ग्रेटर होगा उसके लिए एक्सेलरेशन भी ग्रेटर होगा, जिसके लिए थीटा ग्रेटर होगा उसी के लिए एक्सेलरेशन ग्रेटर होगा। यानी a1 ग्रेटेस्ट रहेगा और a3 मिनिमम रहेगा, बिकॉज एक्सेलरेशन डायरेक्टली रिलेट करता है साइन थीटा से। नेक्स्ट आप कैलकुलेट कर रहे हैं टाइम। तो टाइम का फॉर्मेट बना था टाइम इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा 2h बाई जी इन अंडर रूट मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो ये सारे फैक्टर्स तो कांस्टेंट है, बचा कौन, थीटा। थीटा, तो टाइम की डिपेंडेंसी थीटा के साथ इन्वर्स रिलेशन में है। इसका मतलब जैसे हमें पता है कि थीटा अगर इंक्रीज होता जाता है तो साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है ना। सो टाइम इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई साइन थीटा। तो जिसके लिए थीटा ग्रेटर होगा उसका टाइम कम बनेगा। तो t3 यहाँ पर मैक्सिमम रहेगा और t1 मिनिमम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कंपेयर करते हैं। सेम बॉडी को डिफरेंट इंक्लाइन पे कंपेयर किया जा सकता है या डिफरेंट बॉडीज को सेम इंक्लिनेशन पे भी कंपेयर किया जा सकता है।
देखा न्यूमेरिकल किस तरीके का बनता है। अ होलो सिलेंडर ऑफ मास m एंड रेडियस r रोल्स डाउन एन इंक्लाइन प्लेन, कैलकुलेट VCM व्हेन इट रीचेस टू द ग्राउंड। ऑब्जेक्ट क्या गिवन है, होलो सिलेंडर गिवन है। दो अप्रोच यहाँ पे बनती है, या तो हम एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करते हैं mgh इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, या फिर जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया है फॉर्मूला यूज कर लें। तो फॉर्मूला क्या बना था वेलोसिटी के लिए, वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला बना था √2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इन √। किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, रिक्वायरमेंट पड़ेगी होलो सिलेंडर के के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो अगर एक होलो सिलेंडर के स्क्वायर बाई आर का के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है, तो होलो सिलेंडर अगर इंक्लाइन प्लेन पे जाएगा तो वो इस तरीके से जाएगा, मतलब जो एक्सिस इसकी ज्योमेट्रिकल एक्सिस बनेगी वही इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन रहेगा। इंक्लाइन प्लेन है तो इस तरीके से नीचे जाएगा। तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का वैल्यू मिलेगा 1 फॉर होलो सिलेंडर, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो वैल्यू पुट करें, V is equal to 2gh upon 1 plus 1, so V is equal to √gh and this is your answer। तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया जा सकता है, अदरवाइज mgh इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर यूज करें। आई को mk स्क्वायर लिखोगे, ओमेगा को v बाई आर लिखोगे, रिजल्ट हमें सेम ही मिलेगा, आंसर √gh। नेक्स्ट, a sphere is rolling down on inclined plane of 30 degree with horizontal speed, find its speed after traveling a distance of 35 meter on inclined plane। हमें बताना है कि अगर यहाँ से एक स्फीयर को रिलीज किया गया मीन्स u इज इक्वल टू 0, इंक्लिनेशन 30 डिग्री है और 35 मीटर जाने के बाद मतलब ये इसकी बन जाएगी फाइनल कंडीशन। तो यहाँ तक अगर ये ऑब्जेक्ट आ गया तो इस ऑब्जेक्ट पर आकर वेलोसिटी कितना रहेगा ये हमें बताना है, ठीक बात। कैसे सोल्व करें, अगेन आप फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। फॉर्मेट क्या है, v इज इक्वल टू 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इन √। h क्या शो करता है, h शो करता है हाइट, दिस वन, और ये शो करेगा s। कैसे रिलेट करें, देखो इंक्लिनेशन 30 डिग्री दिया गया है तो s का कंपोनेंट h is equal to a sin 30, so value of h is s by 2, clear, put करें वैल्यू। so v is equal to 2g s by 2 upon 1 plus k square by r square, 2 and 2 कैंसिल आउट एंड वैल्यू रहा v इज इक्वल टू g का वैल्यू 10, एस आपको गिवन है 35 अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। सॉलिड स्फीयर का के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर 2/5, तो वैल्यू रहेगा 1 प्लस 2/5। सो v इज इक्वल टू 10 इंटू 35 इंटू 5/7 इन √। 1 प्लस 2/5 7/5, 5 ऊपर चला गया तो 35/7 5 इंटू 5 25 इंटू 10 v इज √250 मीटर पर सेकेंड। तो आप एनर्जी कंजर्वेशन भी यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। हाइट अगर गिवन होता तो आप हाइट पे बात करते हैं, डिस्टेंस गिवन है इसलिए आपको कन्वर्ट करना पड़ा और रिलेशन h इज इक्वल टू s sin 30 या s sin थीटा हमने यूज कर दिया। नोट करें। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमें गिवन है होलो सिलेंडर फर्स्ट स्लाइड्स विदाउट रोटेटिंग एंड सेकंड रोल्स विदाउट स्लिपिंग। रोल्स विदाउट स्लिपिंग का मतलब होता है प्योर रोलिंग। रोल्स विदाउट स्लिपिंग किसको रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट करता है प्योर रोलिंग को। विथ सेम स्पीड देन द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन दीज टू केसेस, यानी काइनेटिक एनर्जी इन फर्स्ट केस डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी इन सेकंड केस। फर्स्ट केस में आपको दिया गया है कि जो ऑब्जेक्ट है वो केवल स्लाइड कर रहा है, तो स्लाइडिंग केस में आपने काइनेटिक एनर्जी कौन सी आएगी? ट्रांसलेशनल आएगी, वैल्यू रहेगा हाफ mv स्क्वायर। सेकेंड केस दिया गया है जिसमें रोल्स विदाउट स्लिपिंग है, यानी प्योर रोलिंग परफॉर्म कर रहा है, और प्योर रोलिंग के केस में काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेटरी प्लस रोटेटरी के इक्वल आता है, जिसको आपने कैलकुलेट किया था हाफ mv स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर।
फिर हमें दिया गया है कि दोनों का स्पीड सेम है, मतलब ये जो दोनों v मिलेंगे वो इक्वल वैल्यू के हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे। रिजल्ट बचेगा 1/1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब ऑब्जेक्ट हमें क्या दिया गया है? ऑब्जेक्ट दिया गया है होलो सिलेंडर, और होलो सिलेंडर के लिए के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का वैल्यू रिंग के इक्वल, यानी वैल्यू रहेगा 1। सो रिजल्ट 1/1 प्लस 1, आंसर 1/2। क्लियर? ध्यान रखें टर्म रोल्स विदाउट स्लिपिंग, ये प्योर रोलिंग को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, a spherical shell and solid cylinder, first दिया है shell, second solid cylinder, rolls down an inclined plane, find ratio of their acceleration। अगर कोई रिजिड बॉडी इंक्लाइन प्लेन पर रोलिंग करती है तो एक्सेलरेशन आपने कैलकुलेट किया था g sin थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, एक्सेलरेशन इन रोलिंग। ठीक है, और हमें किन किन के लिए कैलकुलेट करना है? शेल के लिए, दूसरा सिलेंडर के लिए। तो अगर आप दोनों का रेशियो लेंगे तो जी साइन थीटा कंपोनेंट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी आप बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। क्लियर? अब शेल के लिए, शेल को आपने रिप्रेजेंट किया ए एस से और सिलेंडर को रिप्रेजेंट किया ए सी से। दोनों के जी साइन थीटा कंपोनेंट तो कैंसिल आउट हो गया क्योंकि इंक्लिनेशन सेम है। वैल्यू बचेगा 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। सो 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर किसके लिए? फॉर सिलेंडर, डिवाइड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर फॉर स्फेरिकल शेल। ठीक, अब बताएं सिलेंडर के लिए, सॉलिड सिलेंडर दिया है तो सॉलिड सिलेंडर का के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर 1/2 के इक्वल। सो वैल्यू रहेगा 1 प्लस 1/2 डिवाइड बाय 1 प्लस स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल के लिए के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर 2/3 कैलकुलेट किया, 3/2 डिवाइड बाय 5/3। ठीक, सॉल्व करें। सो ए एस बाई ए सी इज इक्वल टू 3/2 मल्टीप्लाई बाय 3/5, रिजल्ट 9/10। तो दोनों के लिए रेशियो आपने कैलकुलेट कर लिया। हमने पहले भी समझा है कि फॉर्मूलेज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला हम याद रखें एक्सेलरेशन के लिए, वेलोसिटी के लिए एंड टाइम के लिए। सेकंड जो काइनेटिक एनर्जी कंपोनेंट आता है ट्रांसलेटरी के लिए डिफरेंट मिलता है, रोटेटरी के लिए डिफरेंट मिलता है, एंड रोलिंग मोशन की अगर हम बात करते हैं तो के ट्रांसलेटरी प्लस के रोटेशन होना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट, स्फीयर एंड अ डिस्क, स्फीयर एंड अ डिस्क। स्फीयर कौन सा है? अगर स्फीयर ही मेंशन है तो वो डिफॉल्ट केस बनता है सॉलिड स्फीयर का। स्फीयर एंड अ डिस्क ऑफ सेम मास एंड रेडियस रोल्स ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन विदाउट स्लिपिंग। रोल्स विदाउट स्लिपिंग, इसका मतलब अगेन प्योर रोलिंग हमें कंसीडर करना है। कंपेयर देयर एक्सेलरेशन विद ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मींस जी। सो स्फीयर के लिए क्या लिखेंगे वैल्यू? जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर के प्लेस पर 2/5। सो वैल्यू बनेगा 7/5। द रिजल्ट इज 5/7 जी साइन थीटा। सेकेंड डिस्क हमें गिवन है जिसको आपने ए डी से रिप्रेजेंट किया, वैल्यू बनेगा जी साइन थीटा अपॉन डिस्क, डिस्क के लिए वैल्यू 1/2 यानी 3/2। सो वैल्यू रहेगा 2/3। सो 2/3 जी साइन थीटा, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो जी ही रहेगा। ठीक बात। अब तो जी तो हो गया मैक्सिमम, अब इन दोनों को हमें कंपेयर करना है कि 5/7 ग्रेटर होता है या 2/3 ग्रेटर होता है। 2/3 का वैल्यू आपको मिलेगा 0.66 जी साइन थीटा। ठीक है, और 5/7 अगर करते हैं तो 49/7, ये 7 को रिप्रेजेंट करता है, यानी जो आंसर मिलेगा वो 0.71 जी साइन थीटा के इक्वल मिलेगा। तो बाय कंपैरिजन आप बोल सकते हैं कि ए स्फीयर इज ग्रेटर देन ए डिस्क, और मैक्सिमम कौन रहेगा? वो जी रहेगा, यानी जी ग्रेटेस्ट रहेगा देन ए स्फीयर देन ए डिस्क। हमने इनको कंपेयर कर दिया तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी, कंपैरिजन हो गया। नेक्स्ट, रोलिंग मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन।
हमने बात करी कि कोई रिजिड बॉडी है वो रोल तो कर गई, उसके लिए आपने काइनेटिक एनर्जी भी सॉल्व कर लिया, वेलोसिटी सॉल्व कर लिया, एक्सेलरेशन सॉल्व कर लिया, टाइम भी आपने कैलकुलेट कर लिया, इतना पार्ट हम सॉल्व कर चुके हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि अगर बॉडी स्लाइड करती हुई नीचे आ रही है तो एक कंपोनेंट बनता है mg, तो mg का कंपोनेंट बनेगा प्लेन के अलोंग mg sin थीटा, जो उसको स्पीड प्रोवाइड करेगा, बिकॉज एक्सेलरेशन के लिए एक्सेलरेशन है g sin थीटा, तो स्पीड यहाँ पे प्रोवाइड हो गई। ठीक है, और स्पीड प्रोवाइड अगर हुई यानी जो स्पीड बढ़ेगी स्लाइड करते हुए ऑब्जेक्ट की इंक्लाइन प्लेन पे जो स्पीड बढ़ेगी उसके लिए जिम्मेदार कौन, जी साइन थीटा कंपोनेंट आ गया। लेकिन बॉडी अगर रोल करना स्टार्ट करती है तो रोलिंग के लिए तो टॉर्क रिक्वायर्ड है, रोलिंग के लिए क्या रिक्वायर्ड है, टॉर्क रिक्वायर्ड है। अब टॉर्क कौन प्रोवाइड करेगा, अगर बात करते हैं mg cos थीटा कंपोनेंट की, जैसे अगर आप ये समझें कि अगर मैं इस प्लेन में बात कर रहा हूँ, ये एक इंक्लाइन प्लेन हमने कंसीडर कर लिया, एक बॉडी यहाँ पे रखी हुई है जिसका मास है m और रेडियस है r। ठीक, अब ये जो बॉडी है ये स्लाइड करना स्टार्ट हुआ, तो स्लाइड करना स्टार्ट होगा तो mg यहाँ पर आपको एक फोर्स मिलेगा जिसके दो कंपोनेंट बनेंगे। फर्स्ट कंपोनेंट बनेगा mg sin थीटा जो प्लेन के अलोंग बनेगा, सेकंड कंपोनेंट बनेगा mg cos थीटा जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर एक नॉर्मल फोर्स भी मिलेगा जिसको आप n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि इस ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ से रिलीज किया है, तो ऑब्जेक्ट अगर आपने रिलीज किया है तो mg sin थीटा कंपोनेंट इसकी स्पीड बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है, यानी जो एक्सेलरेशन होगा वो इंक्लाइन प्लेन के अलोंग ही होगा। ठीक है, अब रोलिंग के लिए कौन जिम्मेदार, बिकॉज हम तो ये बोल रहे हैं कि बॉडी को हमने रिलीज किया और नीचे पहुंचते पहुंचते बॉडी क्या करने लगी, प्योर रोलिंग करने लगी। और प्योर रोलिंग अगर हमें कराना है तो घूमनी भी चाहिए, घूमने के लिए क्या रिक्वायर्ड है, टॉर्क रिक्वायर्ड है। टॉर्क कौन प्रोवाइड करेगा, टॉर्क प्रोवाइड कर सकता था कोई फोर्स, और फोर्स यहाँ पे दो है, एक mg cos थीटा, लेकिन सेंटर ऑफ मास की लाइन के ये अलोंग ही है। सेकंड जो कंपोनेंट बनता है वो नॉर्मल रिएक्शन बनता है, लेकिन इसका लाइन ऑफ एक्शन भी सेम ही डायरेक्शन में है। इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन और mg cos थीटा कंपोनेंट कोई भी टॉर्क प्रोवाइड नहीं करता। तो फिर रोलिंग कौन प्रोवाइड करेगा, तो रोलिंग प्रोवाइड करने के लिए ये बात बोली गई है कि सरफेस पे फ्रिक्शन होना चाहिए, और सरफेस पे फ्रिक्शन होगा तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा पीछे की तरफ, जिसको आप म्यू एन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और यही फोर्स टॉर्क प्रोवाइड करेगा, देखो म्यू एन इंटू आर, ये टॉर्क प्रोवाइड करेगा जो इसकी रोटेशन के लिए रिक्वायर्ड है। क्या ये बात हमें समझ में आई, तो एक बार पढ़ें डिटेल। A body cannot be in pure rolling on stationary smooth plane. A body cannot be in pure rolling on stationary smooth plane because some torque is required. So when body is released, linear velocity is increased due to mg sin theta component. Linear velocity increases due to mg sin theta component, यानी component of weight along plane. But for angular velocity we require some torque. But for angular velocity we require some torque, and torque due to weight and normal is 0. ठीक है, यानी कोई अदर कंपोनेंट होना चाहिए, कोई अदर फैक्टर होना चाहिए जो टॉर्क प्रोवाइड करेगा। सो प्लेन शुड बी रफ एंड टॉर्क इज प्रोवाइडेड बाय द फ्रिक्शन। टॉर्क किसने प्रोवाइड किया, फ्रिक्शन ने प्रोवाइड किया। नाउ इन प्योर रोलिंग वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज 0। इन प्योर रोलिंग वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज 0 बिकॉज हमने एनर्जी कंजर्व किया है कि इनिशियल में अगर mgh अगर हाइट से छोड़ा तो mgh, नीचे आते आते हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब हम एनर्जी कंजर्व मान रहे हैं, और एनर्जी कंजर्व अगर मान रहे हैं तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं क्लियरली कि इन प्योर रोलिंग वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज 0, और वर्क डन बाय फ्रिक्शन 0 है, इसलिए फ्रिक्शन किस तरीके का होना चाहिए, स्टैटिक फ्रिक्शन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, स्टैटिक फ्रिक्शन होना चाहिए। तो पॉइंट हमारे लिए बनता है कि फॉर प्योर रोलिंग देयर शुड बी अ मिनिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। मिनिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, मिनिमम वैल्यू, उससे ज्यादा होगा तो भी कर जाएगा, लेकिन मिनिमम तो कुछ ना कुछ रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब ध्यान दें, ये हमने इसका एफबीडी बना लिया था। अब यहाँ पे दो तरीके का मोशन है, एक लीनियर मोशन है, दूसरा रोटेटरी मोशन है। तो फॉर लीनियर मोशन, तो लीनियर मोशन के लिए आप क्या इक्वेशन बनाएंगे, कौन सा फोर्स इसको नीचे लेके जा रहा है, mg sin थीटा। रोक कौन रहा है, ये फ्रिक्शन, इसको आप स्मॉल f से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और फिर भी एक्सेलरेशन किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन रहेगा mg sin थीटा माइनस f इज इक्वल टू m into a, मास into एक्सेलरेशन। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ठीक, सेकेंड मोशन कौन सा हुआ, रोटेटरी मोशन।
तो रोटेटरी मोशन के लिए टॉर्क का इक्वेशन, टॉर्क किसने प्रोवाइड किया? फ्रिक्शन ने प्रोवाइड किया। क्या लिखोगे? टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। अब फ्रिक्शन ने अगर टॉर्क प्रोवाइड किया है तो फ्रिक्शन तो यहाँ पे लग रहा है और सेंटर ऑफ मास से फ्रिक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना? आर। तो वैल्यू क्या रहेगा? एफ इंटू आर। सो एफ इंटू आर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जनरलाइज फॉर्म में लिखते हैं एम के स्क्वायर, और अल्फा को लिखा जा सकता है ए बाई आर। तो क्या यहां से एफ का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं? यहां से हमें एफ मिलेगा, एफ इज इक्वल टू, ध्यान से देखें, आर डिनोमीटर में चला जाएगा, वैल्यू रहेगा एम के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए। ये वैल्यू आ गया फ्रिक्शन का, एफ का, एम के स्क्वायर ए बाई आर स्क्वायर। क्लियर? सो दिस इज वैल्यू ऑफ एफ, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन से अगर मैं एफ का वैल्यू यहां पुट कर दूं तो क्या मुझे एक्सेलरेशन मिल जाएगा? ध्यान से देखो। सो फ्रॉम 2 and 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, तो इक्वेशन 1 आपके पास था एम जी साइन थीटा माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए, और सेकेंड इक्वेशन आपने लिखा है एफ इज इक्वल टू एम के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ए। तो यहां से एफ का वैल्यू किधर पुट कर दे? इक्वेशन 1 में। सो वैल्यू क्या बनेगा? एम जी साइन थीटा माइनस एम के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ए इज इक्वल टू एम ए। क्या एम हम कैंसिल आउट कर सकते हैं? ये एम हो गया कैंसिल आउट। क्या एक्सीलरेशन वाली टर्म को इधर ले जाया जा सकता है? तो वैल्यू रहेगा जी साइन थीटा इज इक्वल टू ए 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। क्लियर? सो एक्सीलरेशन का वैल्यू क्या रहा? ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये वैल्यू मिला आपको ए एक्सेलरेशन का। तो दिस इज इक्वेशन 3। नाउ अब इन्हीं को यूज करके मुझे स्मॉल एफ का वैल्यू भी चाहिए। स्मॉल एफ का वैल्यू किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है कि हम ए के प्लेस पर एफ आर स्क्वायर बाई एम के स्क्वायर पुट कर सकते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 हम क्या लिख सकते हैं? वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर बाई एम के स्क्वायर, और यहां से हम स्मॉल एफ का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इक्वेशन 2 से आपने वैल्यू फाइंड किया एंड इक्वेशन 1 में पुट कर दिया फ्रॉम इक्वेशन 1। सो एम जी साइन थीटा माइनस एफ इज इक्वल टू एम एफ स्क्वायर बाई एम के स्क्वायर। ठीक, क्या यहां से हम f का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं? ध्यान दो, एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू m और m कैंसिल आउट, f कॉमन लिया 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर। सो वैल्यू ऑफ f इज एम जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। अब हम ये बोलते हैं कि प्योर रोलिंग में स्लाइडिंग नहीं होना चाहिए, प्योर रोलिंग में स्लाइडिंग नहीं होना चाहिए। इसका मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन जो यहाँ पे लग रहा है म्यू एन, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो लग रहा है उसका वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए जो फ्रिक्शन हमने कैलकुलेट किया है, ये जो फोर्स आपने कैलकुलेट किया है इससे ग्रेटर होना चाहिए फॉर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। अब रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कब हो सकता है? जब लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू इस फोर्स से ज्यादा हो, यानी एफ एल लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन एफ। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन है कितना? म्यू एम जी कॉस थीटा। सो म्यू एम जी कॉस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू वैल्यू ऑफ एफ एम जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर। तो एम जी कैंसिल आउट हो गया और म्यू का वैल्यू आपको मिल गया कि म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू, देखो एम जी कैंसिल आउट, साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा को रिप्रेजेंट करेगा। सो वैल्यू ऑफ म्यू इज म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू टेन थीटा अपॉन 1 प्लस
के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, यानी फ्रिक्शन कॉफिशिएंट की इन सभी वैल्यूज के लिए प्योर रोलिंग हमें मिलेगा। तो अगर आपसे मिनिमम वैल्यू पूछा गया तो इक्वल वाला कंडीशन आना चाहिए, यानी म्यू मिनिमम इज इक्वल टू tan थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये रिप्रेजेंट करता है वैल्यू ऑफ मिनिमम फ्रिक्शन कॉफिशिएंट विच इज रिक्वायर्ड फॉर अ रिजिड बॉडी फॉर प्योर रोलिंग और इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, सो इक्वेशन 5 रिप्रेजेंट्स minimum value of static friction coefficient which is required for a rigid body to rolls without slipping on inclined plane, यानी इंक्लाइंड प्लेन पर प्योर रोलिंग करने के लिए मिनिमम फ्रिक्शन जो रिक्वायर्ड है दैट वैल्यू इज tan थीटा अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर। ठीक, और इस इक्वेशन पे हमें डायरेक्ट न्यूमेरिकल मिलता है। ये हमने कैलकुलेट किया, वैल्यू आ गया tan थीटा अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान दें, ये जो टर्म है ये रिवर्स लिख दिया, टर्म रहेगा आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर एंड आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर। ठीक है, देखो यहाँ आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर है, यही टर्म चलना चाहिए। सो म्यू मिनिमम का वैल्यू आ गया tan थीटा अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर। दिस इज करेक्ट फॉर्मूला। क्लियर? और इस पे हमें डायरेक्ट न्यूमेरिकल मिलता है किस तरीके का, देखो कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट फॉर अ सॉलिड स्फीयर टू रोल्स विदाउट स्लिपिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो पहली बात आपसे क्या पूछा गया, मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट किसके लिए पूछा गया, सॉलिड स्फीयर के लिए पूछा गया। इंक्लिनेशन कितना दिया गया, 30 दिया गया। तो फॉर सॉलिड स्फीयर के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज 2/5। सो आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर कितना बनेगा, 5/2 बनेगा। थीटा हमें कितना गिवन है, थीटा गिवन है 30। अब आपसे पूछा गया मिनिमम फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, सो मिनिमम फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू मिनिमम इज इक्वल टू tan थीटा अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दे, सो tan 30 रिप्रेजेंट करता है 1/√3 अपॉन 1 प्लस, देखो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कितना है 2/5, तो आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर कितना बनेगा 5/2। इस बात का ध्यान रखना, तो 5/2, तो यहाँ वैल्यू बनेगा 7/2। सो 2/7 tan 30 और tan 30 का वैल्यू 1/√3, तो 2/7√3। ये मिनिमम फ्रिक्शन कोएफिशिएंट हमें मिला। ठीक, नेक्स्ट, a ball is projected on a horizontal surface such that it slides with a speed v0 initially. Find translational velocity at moment when sphere starts pure rolling. ध्यान देना, हमें एक बॉडी दी गई जिसको प्लेन पर आपने प्रोजेक्ट कर दिया, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे आपने प्रोजेक्ट कर दिया विद स्पीड v0 इनिशियली, यानी ये इसका मास हम मान लेते हैं m, रेडियस हम कंसीडर कर लेते हैं r, और ये v0 स्पीड से इनिशियली चलने लगी। ठीक, अब सरफेस पे फ्रिक्शन होना जरूरी है, तभी स्लिपिंग आपका रोलिंग में कन्वर्ट होगा, क्योंकि रोटेशन आने के लिए टॉर्क आना चाहिए। टॉर्क कौन प्रोवाइड करता है, फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, आफ्टर सम टाइम क्या हुआ, फाइंड ट्रांसलेशन वेलोसिटी एट द मोमेंट व्हेन स्फीयर स्टार्ट्स प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग के केस में अगर स्फीयर प्योर रोलिंग स्टार्ट करता है तो यहाँ पे वेलोसिटी में चेंज आएगा। ठीक है, सॉरी, और जो ऑब्जेक्ट आपको दिया है वो क्या करने लगेगा, रोटेशन करने लगेगा।
रोटेशन करेगा तो उसका वैल्यू आप ओमेगा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और प्योर रोलिंग के केस में, फॉर प्योर रोलिंग, दिस इज योर फाइनल केस, हम क्या लिख सकते हैं? फॉर प्योर रोलिंग हमें एक पॉइंट पता है कि जो वी डैश है उसका वैल्यू ओमेगा आर के इक्वल आना चाहिए, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद द सरफेस विद रिस्पेक्ट टू सरफेस वेलोसिटी आना चाहिए 0। सो वी डैश इज इक्वल टू ओमेगा आर, ये हमें पता है। क्या अप्लाई किया जा सकता है यहाँ पर? ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आपने इस बॉडी को इस तरीके से स्लाइड करवा दिया तो धीरे धीरे इस पे टॉर्क लगा, टॉर्क के कारण ये रोल करने लगा, लेकिन वर्क डन बाय फ्रिक्शन वो 0 है। इसका मतलब यहाँ पे जो टॉर्क प्रोवाइड हुआ है वो सब सिस्टम ने ही प्रोवाइड किया है। इसको आप पूरा एक कंप्लीट सिस्टम कंसीडर कर सकते हैं। और सिस्टम में टॉर्क अगर 0 है, एक्शन टॉर्क अगर 0 है, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। एक्सटर्नल टॉर्क 0, इसको आपने पूरा सिस्टम कंसीडर किया, क्या लिख सकते हैं? एंगुलर मोमेंटम कंजर्व। सो एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल। क्या बात समझ में आई कि हमने टॉर्क, एक्सटर्नल टॉर्क को 0 कंसीडर किया है, और एक्सटर्नल टॉर्क अगर 0 है तो एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे कंजर्व रहेगा। ठीक, तो इनिशियल केस में एंगुलर मोमेंटम कितना? ध्यान दें, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है उसी के अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेशन करना है। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहा, ठीक है। तो एम वी आर कितना मिलेगा? देखो, वी नॉट आई कैप में मास एम दिया गया है, आर दिया गया, तो एम मतलब आर क्रॉस पी हमें करना होता है एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए। तो वैल्यू यहाँ पर बनेगा एम वी नॉट मल्टीप्लाई बाई आर। रोटेशन नहीं है इसलिए आई ओमेगा का वैल्यू 0। सेकेंड केस में अगर आप देखें, यहाँ से डिस्टेंस कितना बनेगा? आर बनेगा, मास अभी भी एम है, स्पीड में चेंज आ गया, क्या लिखेंगे? एम वी डैश आर प्लस आना चाहिए आई ओमेगा, और ओमेगा के प्लेस पर क्या लिखा जाएगा? वी डैश बाई आर लिखा जाएगा, ठीक। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना? ऑब्जेक्ट क्या दिया है? बॉल। बॉल क्या होता है? सॉलिड स्फीयर। बॉल इज अ स्फीयर, बॉल इज अ स्फीयर। तो स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 एम आर स्क्वायर। सो एम वी डैश आर प्लस 2/5 एम आर स्क्वायर, और ओमेगा के प्लेस पर वी डैश बाई आर। क्लियर? पूछा क्या है? ट्रांसलेशनल वेलोसिटी। ट्रांसलेशनल वेलोसिटी मतलब लीनियर वेलोसिटी, वी डैश आपको कैलकुलेट करना है। मास यहाँ से कैंसिल आउट किया जा सकता है, इस इक्वेशन में ध्यान दें। मास हमने कैंसिल आउट कर दिया, आर का एक पावर यहाँ से कैंसिल आउट हुआ, और सभी जगह पर आर आ रहा है, इसका मतलब ये आर भी कैंसिल आउट हो गया। इक्वेशन रही वी नॉट इज इक्वल टू वी डैश प्लस 2/5 वी डैश। सो वी नॉट इज इक्वल टू 7/5 वी डैश, एंड वी डैश इज इक्वल टू 5/7 वी नॉट। So this is our required result. Clear? तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करके क्वेश्चन हमने कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट, इन प्योर रोलिंग पाथ ऑफ एनी पॉइंट ऑन द रिम। इन प्योर रोलिंग पाथ ऑफ एनी पॉइंट ऑन द रिम। तो हम हमारा ऑब्जेक्ट कंसीडर करें, जो ऑब्जेक्ट आप कंसीडर करते हैं, दिस वन, ठीक। अब ये क्या कर रहा है? प्योर रोलिंग परफॉर्म कर रहा है। तो हम इस पॉइंट को कंसीडर करें कि इस पॉइंट का मोशन किस तरीके से होना चाहिए। तो अगर ये प्योर रोलिंग परफॉर्म कर रहा है और यहाँ बॉटम से स्टार्ट हो रहा है, तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जा रहा है, आप इसका मोशन देख रहे हैं किस तरीके का हो रहा है। ये इस पॉइंट, अब ये पॉइंट वापस यहाँ तक आ जाएगा। अगर आप इसको यहाँ कंसीडर करें, देखिएगा पाथ इसका, ये आगे बढ़ता जा रहा है, तो पाथ इसका किस तरीके से बनेगा ये हमें देखना है, ठीक बात। हम इसी पाथ की बात कर रहे हैं, और ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा उसको भी आप रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने कंसीडर किया सरफेस, इसके ऊपर आपने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। अब इस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं कि अगर आप इसको रोटेट करवा रहे हैं, प्योर रोलिंग करवा रहे हैं, तो इस पाथ का मोशन किस तरीके का होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? अलग अलग इसकी लोकेशन बना रहे हैं कि जब ये थोड़ा सा आगे चला जाएगा, तो मान लीजिए ये पॉइंट यहाँ तक आ गया, ठीक है। फिर जब ये थोड़ा और आगे गया तो पॉइंट यहाँ पर आ गया, फिर और आगे गया, पॉइंट अगेन यहाँ पर, एंड थोड़ा और आगे जाने पर पॉइंट वापस यहाँ पर आ गया।
तो ये इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का पाथ रहा जो फॉलो हुआ। तो अगर आप इसको कनेक्ट कर देते हैं तो पाथ हमें कुछ इस तरीके का मिलेगा। ये पाथ आपको मिला, ठीक। तो आपने क्या कैलकुलेट किया है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का पाथ है, या पॉइंट ऑफ, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि रिम पे कोई भी पॉइंट है, पॉइंट, एनी पॉइंट ऑन द रिम, किसी भी पॉइंट के अगर हम पाथ की बात करते हैं तो पाथ इसी तरीके से बनेगा। अब इस पाथ का नाम क्या है? इस पाथ को बोला जाता है साइक्लोइड। कभी अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलता है तो ध्यान रखें, पाथ कैसा बनता है? साइक्लोइड पाथ बनता है। और साइक्लोइड पाथ के लिए डिस्टेंस कितना बनेगा? डिस्टेंस, ये पूरा डेरिवेशन सॉल्व किया जाता है और उसके बाद हमें आंसर मिलता है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या एनी पॉइंट ऑफ द रिम एक फुल साइकिल में कितना डिस्टेंस कवर करता है। डिस्टेंस होता है 8r, वेयर r इज रेडियस ऑफ रिजिड बॉडी, रेडियस ऑफ रिजिड बॉडी। ये केवल हमें थ्योरेटिकली ध्यान में रखना है। कभी अगर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि किसी भी पॉइंट का पाथ किस तरीके करेगा, तो पाथ तो मिलेगा आपको साइक्लोइड पाथ। कितना डिस्टेंस कवर करेगा? डिस्टेंस वैल्यू रहेगा 8r, जहां पर r रेडियस ऑफ रिजिड बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। नोट करें। नाउ नेक्स्ट इज डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या रहेगा। तो हमने एक रिजिड बॉडी कंसीडर किया जिसका मास है m, रेडियस है r, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट p, सरफेस के साथ हमने कंसीडर कर लिया, और सेंटर से x साइड ऊपर आपने एक फोर्स अप्लाई किया। ठीक, हम बात करें कि जो ऑब्जेक्ट है, रिजिड बॉडी है, ये रोलिंग परफॉर्म करेगा। तो रोलिंग परफॉर्म करने के लिए ट्रांसलेटरी मोशन भी होना चाहिए, रोटेटरी मोशन भी होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास दो एक्सेलरेशन आने चाहिए। तो फर्स्ट एक्सेलरेशन रहेगा ट्रांसलेटरी एक्सेलरेशन, जिसको लीनियर मोशन प्रोवाइड करेगा। सेकंड, जब ये बॉडी रोटेट करने लगेगी तो यहाँ पर एक रोटेटरी एक्सेलरेशन भी आना चाहिए, जिसको आपने AR से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक बात। तो अगर मैं इन दोनों एक्सेलरेशन का वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ तो ट्रांसलेटरी एक्सेलरेशन का वैल्यू मिलेगा F/m। तो क्या फोर्स अप्लाई कर रहे हैं F, मास से m, तो जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में ट्रांसलेटरी मोशन भी होगा। यानी आप इसकी डायरेक्शन लिख सकते हैं इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक बात। सेकंड, हम अप्लाई करें AR, यानी रोटेटरी एक्सेलरेशन, जिसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं R × अल्फा से। ठीक बात। और अल्फा कौन सी एक्सिस के अबाउट होगा? इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट होगा। यहाँ पर आपने अल्फा कंसीडर कर लिया। अब सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही अगर अल्फा लिखा जाए तो वैल्यू क्या बनेगा? ध्यान से देखें, अल्फा जैसे इक्वेशन आता है टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, तो अल्फा को क्या लिख सकते हैं? टॉर्क डिवाइड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब टॉर्क कौन प्रोवाइड कर रहा है? यही फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। सेंटर ऑफ मास से कितनी हाइट पे लग रहा है? x पे लग रहा है। तो वैल्यू क्या बनेगा? r Fx डिवाइड बाई mk²। जनरल फॉर्मेट में आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लिया mk²। क्लियर? अब अगर हम ये कंसीडर करें कि मोशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, या ऐसा कंसीडर किया जाए कि सिस्टम पे नेट एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, तो नेट एक्सेलरेशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं AT - AR से। और AT कितना? F/m, माइनस F/m Rx/k²। सो वैल्यू आ गई नेट एक्सेलरेशन का, नेट एक्सेलरेशन ऑन रिजिड बॉडी, A net इज इक्वल टू F/m 1 माइनस Rx/k²। ये नेट एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर हम ये बोलें कि नेट एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव होना चाहिए, या ऐसा बोला जाए कि जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में मोशन होना चाहिए। ठीक, यानी ये जो टर्म है ये ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, तभी सेम डायरेक्शन में मोशन हो सकता है। ठीक है, तो फॉर मोशन टू बी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन A net मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अब A net का अगर आप एक्सप्रेशन देखते हैं तो वैल्यू मिलेगा F/m 1 माइनस Rx/k²। तो F/m ये तो आपके पॉजिटिव टर्म ही है, यानी 1 माइनस Rx/k² का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। सो 1 रिप्रेजेंट्स 1 माइनस Rx/k² का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आना चाहिए।
ठीक, क्या लिखें? तो ये टर्म बनेगा, आप इस नेगेटिव टर्म को इधर लेके चले जाएं। सो 1 इज ग्रेटर देन आर एक्स बाई के स्क्वायर, जो रिप्रेजेंट करेगा के स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर एक्स। तो अगर के स्क्वायर का वैल्यू ग्रेटर देन आर एक्स आता है, के स्क्वायर का वैल्यू ग्रेटर देन आर एक्स आता है, तो मोशन आपका कौन सी डायरेक्शन में होगा? मोशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस हमारे पास बनती है। फर्स्ट कंडीशन, अगर के स्क्वायर का वैल्यू ग्रेटर देन आर एक्स है तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा? सो फ्रिक्शन विल एक्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में। सेकेंड कंडीशन बनती है के स्क्वायर इज इक्वल टू आर एक्स। ठीक, तो अगर के स्क्वायर एंड आर एक्स दोनों इक्वल हैं तो उस कंडीशन में कोई भी फ्रिक्शन यहाँ पर नहीं लगेगा, नो फ्रिक्शन। थर्ड कंडीशन बनती है व्हेन के स्क्वायर इज लेस देन आर एक्स, देन फ्रिक्शन अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेगा एंड फ्रिक्शन विल एक्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और ये केसेस हमें ध्यान रखने हैं, डायरेक्ट न्यूमेरिकल बनेगा, न्यूमेरिकल हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो के स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर एक्स, देन फ्रिक्शन विल एक्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, मतलब जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा। के स्क्वायर इज इक्वल टू आर एक्स, नो फ्रिक्शन, एंड के स्क्वायर इज लेस देन आर एक्स, देन फ्रिक्शन विल एक्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये कंडीशंस हम ध्यान रखें। नेक्स्ट हमारे पास आता है वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, यानी अगर आपसे फ्रिक्शन का वैल्यू पूछा गया तो फ्रिक्शन का वैल्यू आप इस फॉर्मूले को यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला जनरली हमारे काम में नहीं आता है, इसका डेरिवेशन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बाई चांस अगर कभी न्यूमेरिकल मिलता है, क्योंकि कभी कभी इंजीनियरिंग वाले क्वेश्चंस डायरेक्टली पुटअप होके मेडिकल में आ जाते हैं, तो उस केस में ये फॉर्मूला हमें काम में देगा कि अगर आपसे वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन पूछा गया तो फोर्स, अप्लाइड फोर्स मल्टीप्लाई बाय ICM यानी सेंटर ऑफ मास के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस MRX अपॉन ICM प्लस MR स्क्वायर यूज करके आप वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, फाइंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इन द गिवन केस। ये में एक रिजिड बॉडी दी गई है जिसका रेडियस है r और सेंटर से r/2 हाइट पर फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं। तो r/2 हाइट क्या रिप्रेजेंट करेगा? r/2 हाइट आपकी रिप्रेजेंट करेगा x को, यानी आपको x दिया गया है r/2। इफ ऑब्जेक्ट इज, यानी अलग अलग ऑब्जेक्ट आपको दिए गए कि अगर रिंग होगा तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर, डिस्क होगा तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर, स्फीयर होगा तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर लगना चाहिए। ऑब्जेक्ट आपको फिक्स दिया गया है, रिजिड बॉडी दे दिया गया, कंडीशन सेम है कि रेडियस r है और सेंटर से r/2 हाइट पर हम क्या अप्लाई कर रहे हैं? फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, हमें क्या कंपेयर करना होता है? हमें कंपेयर करना होता है के स्क्वायर को आर एक्स के साथ। तो सबसे पहले के स्क्वायर का वैल्यू सॉल्व करें और आर एक्स का वैल्यू सॉल्व करें। तो अगर मैं रिंग कंसीडर करता हूं तो रिंग के लिए के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का वैल्यू कितना आता है? 1। तो यहां से क्या मिला? के स्क्वायर का वैल्यू आर स्क्वायर के इक्वल मिला, पहली बात। सेकेंड में कैलकुलेट कर रहा हूं आर एक्स का वैल्यू। सो आर एक्स अगर कैलकुलेट करेंगे तो एक्स कितना है? r/2। तो वैल्यू बनी आर स्क्वायर बाई 2। ये वैल्यू किसका आया? आर एक्स का। सो आर एक्स इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 2। अब आप इन दोनों को कंपेयर करो, के स्क्वायर आर एक्स, किसका वैल्यू ग्रेटर है? देखो, के स्क्वायर का वैल्यू ग्रेटर आ रहा है आर एक्स से, क्योंकि के स्क्वायर का वैल्यू है आर स्क्वायर और आर एक्स का वैल्यू आया आर स्क्वायर बाई 2। क्लियर? यानी के स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर एक्स, और हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर के स्क्वायर का वैल्यू ग्रेटर देन आर एक्स है तो फ्रिक्शन किधर लगना चाहिए? फ्रिक्शन लगना चाहिए बैकवर्ड डायरेक्शन में। सो रिजल्ट इज फ्रिक्शन विल एक्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। फ्रिक्शन विल एक्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। आई बात समझ? सेकेंड ऑब्जेक्ट क्या दिया है? डिस्क दिया है। तो डिस्क के लिए सबसे पहले आप के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का वैल्यू बताएं कितना आता है? के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर आता है 1/2। सो के स्क्वायर कितना रहा? के स्क्वायर इज आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है। सेकेंड कैलकुलेट किया आर एक्स, तो एक्स अभी भी कितना है? r/2। तो वैल्यू कितना बना? आर स्क्वायर बाई 2। तो अगर इन दोनों को आप कंपेयर करें तो दोनों का वैल्यू आपको सिमिलर दिख रहा है, बिकॉज
यू कैन राइट के स्क्वायर इज इक्वल टू आर एक्स, और दोनों का वैल्यू मिला आपको आर स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 2। अगर के स्क्वायर और आर एक्स दोनों इक्वल होता है तो फ्रिक्शन एक्ट नहीं करता, नो फ्रिक्शन। नेक्स्ट केस, नेक्स्ट आपको दिया है स्फीयर। स्फीयर कौन सा? सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर के लिए के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का वैल्यू 2/5, दैट मीन्स के स्क्वायर इज इक्वल टू 2/5 आर स्क्वायर। सेकेंड आर एक्स, वो तो सिमिलर ही मिलेगा सभी केसेस में, वैल्यू कितना रहेगा? आर स्क्वायर बाई 2। अब इनको कंपेयर करो, देखो आर स्क्वायर बाई 2 रिप्रेजेंट करता है 0.5 आर स्क्वायर को, और ये 2/5 आर स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है 0.4 आर स्क्वायर को। तो किसका वैल्यू ग्रेटर है? आर एक्स का। तो दोनों को ऑब्जर्व करके आप बता सकते हैं कि के स्क्वायर का वैल्यू लेस देन आर एक्स है, बिकॉज के स्क्वायर आपको मिला है 0.4 आर स्क्वायर और आर एक्स रहा है 0.5 आर स्क्वायर। तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या रहेगा? फ्रिक्शन का डायरेक्शन रहेगा इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो फ्रिक्शन विल एक्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं और इसी के साथ रोटेशनल मोशन कंप्लीट होता है। थैंक यू।